हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो कि है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। बेसिकली हम लोग इसमें एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे। तो आते हैं हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है उसका डेट जो दिया जाता है वो 14 जुलाई 1789 है। आज 14 जुलाई को जो है फ्रांस अपना नेशनल डे मनाता है। ठीक है, तो आखिर उस दिन हुआ क्या था? तो 14 जुलाई 1789 को जो है उस दिन बास्टिल का डिमोलिशन हुआ था। बास्टिल एक फोर्ट कहता है किलाबंद जेल था वहाँ का, फ्रांस का, जो कि वहाँ के किंग के डेस्पोटिज्म का सिंबल सिंबल था। तो जो वहाँ की जनता रिवोल्ट करती है, कैसे रिवोल्ट करती है अब हम लोग उसको डिटेल में डालेंगे। तो वो लोग रिवोल्ट करते हुए वहीं बास्तिल के किले पे पहुँचती है और उसको ध्वस्त कर देती है। ठीक है, और सिनारियो ये होता है कि लोग उसके पत्थर को ले जाकर बाजार में नीलाम करते हैं और लोग खुशी खुशी उसको खरीद के घर में ले जा रहे थे, क्योंकि वो इस चीज़ का सिंबल हो गया था कि अब जो सत्ता है वो जनता के हाथ में आ गई है। जनता ही डिसाइड करेगी कौन राज करेगा। ठीक है, तो आइए फर्स्ट टॉपिक से हम लोग इसका शुरुआत करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। एक्चुअली ये बुक यह कहता है कि ऐसा नहीं है कि लोग अचानक से रिवोल्ट कर देते हैं। उनके रिवोल्ट के पीछे बहुत बड़ा सीरीज ऑफ इवेंट होता है, जो मतलब बहुत ज़्यादा उनके पीछे बहुत बड़ा एक लिंक होता है, एक घटनाओं का, जो प्रोवोक करता है किसी भी कंट्री के पीपल को रिवोल्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग उसके काउजेस को जानेंगे धीरे धीरे कर कर कि आखिर हुआ क्या रहता है जो लीड करता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन को, वहाँ तक उस मुकाम तक पहुँचाता है जनता को कि वो राजा के खिलाफ आ सके। तो जैसा कि मैंने बोला, राजा के खिलाफ आ सके, यानी कि फ्रांस की जो गवर्नमेंट रहता है वो कौन सा रहता है? मोनार्की रहती है वहाँ पे। ठीक है, और 1774 में लुइस 16 जो है वो वहाँ का राजा बनता है, जो कि शादी करता है एक ऑस्ट्रियन प्रिंस से। ठीक है, प्रिंसेस से, सॉरी प्रिंस से बोल रहा है, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी करता है जिनका नाम है मैरी एंटोनिएट। ठीक है, तो लुइस 16 जो है ये बहुत ही पुअर इंटेलिजेंस का राजा रहता है, बहुत ही मंदबुद्धि का रहता है और इनएफिशिएंट रहता है। ठीक है, जो मैरी एंटोनेट रहती है, इसकी जो रानी रहती है, ये बहुत ज़्यादा इसके ऑफिशियल वर्क में, ठीक है, टांग अड़ाती है। ये रानी जो रहती है ये नेपोटिज्म को बहुत बढ़ावा देती है। वो अक्सर इसके काम में टांग अड़ाती है और ये कहती है कि इसको अपॉइंट करो, इसको अपॉइंट करो। और इसका खुद का बहुत ज़्यादा नखरा रहता है, बहुत महंगे महंगे कपड़े पहनती है। इसका भी थोड़ा इसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन को उकसाने में इसका भी हाथ है, इससे भी जनता परेशान रहती है। ठीक है, तो होता क्या है कि लुइस 16 जो राजा बनता है, तो वहाँ पे जो ये बर्बन डायनेस्टी का राजा रहता है। और बर्बन डायनेस्टी जो है वो बहुत ही डेस्पोटिक डायनेस्टी मानी जाती थी फ्रांस की। और इनकी निरंकुशता को आप इस बात से जान सकते हैं कि जो इससे पहले का राजा रहता है लुइस 14, वो एक स्टेटमेंट देता है कि आई एम द स्टेट, कि मैं ही राज्य हूँ। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में भी आता है कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट जो है ये किसका स्टेटमेंट है? तो वो लुइस 14 का है। और आप इस स्टेटमेंट से जान सकते हैं कि वहाँ का जो मोनार्की था वो कितना डेस्पोटिक था और वो अपने आप में ही खुद को स्टेट मान रहा था। ठीक है, तो होता क्या है कि लुइस 16 जब राजा बनता है तो उसको उसका राजकोष खाली मिलता है, उसको उसका ट्रेजरी जो है, जो स्टेट का ट्रेजरी रहता है, वो एम्प्टी मिलता है, खाली मिलता है। और ये राजकोष खाली होने का जो कारण है, वो कारण क्या होता है कि इससे जो पहले वाले शासक रहते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ब्रिटेन के साथ एक बहुत लंबे लड़ाई में ये लोग बिजी रहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन के साथ इनका एक कॉलोनी बनाने का होड़ चला हुआ रहता है कि कौन कितना ज़्यादा कॉलोनीज बनाता है। इसको इंडिया में भी आप देख सकते हैं कि इंडिया में जो है फ्रांस और ब्रिटेन का बहुत लंबा लड़ाई होता है।
1760 में जो है बैटल ऑफ वॉन्डिवॉस में फ्रांस जो है बुरी तरह ब्रिटेन से हार जाता है। 1761 में जो है ब्रिटेन जो है वो फ्रांस से पौंडीचेरी ये सब छीन लेता है। और 1763 में ट्रीटी ऑफ पेरिस होता है, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में संधि होती है। और उसके बाद फ्रांस का जो है फर्दर एक्सपेंशन जो है इंडिया में वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ रहता है, ठीक है, प्रॉपर्टी का। स्वाभाविक है, जब आप वार कीजिएगा और अपने मदरलैंड से बहुत दूर, तो उसमें जो खर्च आता है उससे भी ज़्यादा खर्च जनरली आएगा, ठीक है। तो एक ये कारण था। दूसरा कारण क्या था कि इसके साथ साथ जो वहाँ का राजा है वो 7 ईयर वॉर में, ठीक है, फंसा हुआ रहता है। जो कि 7 ईयर वॉर बेसिकली इसका नहीं रहता है, वो ऑस्ट्रिया का वॉर ऑफ सक्सेशन रहता है। मतलब वहाँ पे उत्तराधिकार की लड़ाई लड़ी होती है। पर क्या रहता है कि ऑस्ट्रिया और फ्रांस ये सब आसपास में है, तो ये लोग जो है उसके भी वॉर में इंटरफेयर किए हुए रहते हैं। तो उसमें भी इन लोगों का क्या होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है। और तीसरा क्या कारण है जो इसको खजाना खाली मिलता है उसका, कि जो इससे पहले वाले राजा रहते हैं वो एक बहुत बड़ा पैलेस बनवाते हैं वर्सेल्स में, ठीक है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। उसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़्यादा खर्च का रहता है, ठीक है। तो पैलेस ऑफ वर्सेल्स जो है वो बनवाते हैं, वो भी इसके ट्रेजरी को खाली करने का बहुत बड़ा कारण है। तो आप देख सकते हैं कि वो राजा बना है, वो खुद इनएफिशिएंट है, पूरा इंटेलिजेंस का है। उसकी रानी जो है वो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ऑफिशियल वर्क में इंटरफेयर करती है और भाई भतीजावाद को बढ़ावा देती है। लुइस 16 जब बन रहा है तो वो क्या बन रहा है, उसके पास जो उसका राजकोष है वो पूरा खाली है। कारण क्या है कि जो फ्रांस है वो बहुत बड़े लंबे युद्ध में फंसा हुआ रहता है। एक तो खुद ब्रिटेन के साथ वो लगा हुआ रहता है कॉलोनी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने में, और फिर दूसरे के भी मैटर में घुसा हुआ रहता है, उसमें भी उसका खजाना खाली होता है। और उसके ऊपर से जो वहाँ का राजा है वो एक बहुत बड़ा महल बनवाता है, पैलेस ऑफ वर्सेल्स, मतलब वर्सेल्स में एक महल बनाता है, जो कि और ज़्यादा लोड बढ़ा देता है वहाँ के खजाने पे, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इस सब से जो फ्रांस है उसके ऊपर करीब 2 बिलियन का डेब्ट आ जाता है। और इसके बाद जब लुइस 16 राजा बनता है, आप चाहें तो इसको नोट भी करते जाइए तो आपको पढ़ने में आसानी होगा। जब लुइस 16 राजा बनता है तो ये क्या करता है कि आपको पता है 1774, इसके जस्ट 2 साल बाद 1776 में कुछ हुआ होता है। अगर आपको ध्यान में होगा तो इस वक्त अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ रहता है, ठीक है। तो फ्रांस क्या करता है, अमेरिका के करीब 13 कॉलोनीज़ को, ठीक है, जो कि ब्रिटेन के अंदर में था, उसको इंडिपेंडेंट करने में हेल्प करता है। इसको इंडिपेंडेंट करने में कौन हेल्प करता है, फ्रांस हेल्प करता है। फ्रांस और ब्रिटेन की दुश्मनी बहुत लंबी रहती है, तो ब्रिटेन के अंदर रहता है तो एक कॉमन इनिमी हो गया ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस का। तो फ्रांस हेल्प करता है अमेरिका का 13 कॉलोनी करने में। और तभी आप जान लीजिए कि उसका के ऊपर 2 करोड़ का कर्ज है। और ये जो युद्ध होता है, ये जो वॉर होता है, ये इसमें क्या करता है कि 1 बिलियन का डेब्ट और बढ़ा देता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम स्टार्ट होता है यहीं से कि जब डेब्ट बहुत बढ़ जाता है और जो क्रेडिट देने वाले होते हैं स्टेट को, वो क्या करते हैं, डिमांड करना शुरू कर देते हैं 10% इंटरेस्ट रेट। अब वो क्या डिमांड करते हैं कि हमको 10% इंटरेस्ट रेट चाहिए। और पूरा का पूरा जो स्टेट है वो इकोनॉमिक क्राइसिस में चला जाता है, और राजा जो है वो फोर्स्ड हो जाता है, मजबूर हो जाता है टैक्स को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। और यहीं से पूरा कहानी शुरू होता है, ठीक है। यहीं से शुरू होती है जनता का आक्रोश का असल, जो बाहर आता है जनता का आक्रोश, वो यहीं से शुरू होता है। तो ये टैक्स इंक्रीज करने के लिए बाउंड हो जाता है, मजबूर हो जाता है। और जब टैक्स इंक्रीज करने जाता है तो वहाँ की जो सोसाइटी रहती है उसके बनावट में, वहाँ का जो रूल रहता है, जो प्रिंसिपल चला हुआ रहा था फ्यूडलिज्म का, उसमें बहुत सारा फॉल्ट होता है, जो बहुत अलग अलग लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करता है वहाँ की पीपुल के बीच में, ठीक है। तो आप जान, फिर ये एक काउज था कि मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस है, ये भी इसका काउज है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। जो सेकंड काउज है, थर्ड काउज है, फोर्थ काउज है, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।